बीरबल और सपनों में खोया सेठ। दरबार में वह दिन कुछ अलग ही था। बादशाह अकबर का चेहरा आम दिनों की तुलना में ज्यादा चमक रहा था। आंखों में शरारत, होठों पर मुस्कान और ठुड्डी पर हाथ टिकाए किसी गहरे विचार में डूबे हुए। बीरबल, उन्होंने अचानक पुकारा, क्या तुमने कभी किसी सेठ को देखा है जो जिंदगी से इतना ऊब जाए कि सोते सोते ही बिजनेस के फैसले लेने लगे? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हुजूर, आजकल सेठ जागते हुए भी ऐसे फैसले लेते हैं कि लगता है जैसे सपनों में खोए हों। अकबर ठहाका मारकर हंसे, तो फिर तुम्हें एक असली सपना देखने वाले सेठ से मिलवाता हूं। बुलाओ उसे। सपना देखने वाला सेठ। सेठ हरिप्रसाद दरबार में घबराया हुआ आया। लंबी तोंद, रेशमी पगड़ी और माथे पर चिंता की लकीरें। हुजूर, सेठ ने कांपते हुए कहा, मैं बीते 3 हफ्तों से हर रात एक अजीब सपना देख रहा हूं और हर सुबह उस सपने के असर से मेरी असली जिंदगी बदल रही है। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, कैसा सपना? सेठ ने कहा, हर रात मैं सपने में किसी नए शहर में होता हूं, एक अलग व्यापार में, और सुबह उठते ही मैं वही व्यापार शुरू कर देता हूं। और नफा होता है या नुकसान? अकबर ने आंख दबाकर पूछा। दोनों ही हुजूर, सेठ ने सिर झुका लिया। कभी गधा दूध का कारोबार शुरू किया तो एक दिन में पूरा मोहल्ला भाग गया, और एक दिन कोयलों से श्रृंगार सामग्री बनाई तो नगर की सारी रानियां नाराज हो गईं। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, आपने तो नींद में भी व्यापार की दुनिया हिला दी। सेठ ने रोते हुए कहा, अब तो हालत ये है कि मुझे नींद से डर लगने लगी है। सपने में जो देखता हूं उसे ना करूं तो बेचैनी होती है, और करूं तो बर्बादी। दरबार में प्रस्ताव। अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, इस सेठ की समस्या अजीब है। एक तरफ नींद, एक तरफ व्यापार। कुछ उपाय बताओ। बीरबल ने कहा, हुजूर, यह समस्या केवल सपने की नहीं, लालच की है। जब तक सेठ अपने सपनों को सच मानता रहेगा, यह सिलसिला चलता रहेगा। हमें ऐसा कोई उपाय करना होगा जिससे उसका सपना उसके ही खिलाफ गवाही दे। सपना गवाही दे? अकबर ने चौंकते हुए पूछा। जी, बीरबल ने आंखों में चमक के साथ कहा, इजाजत हो तो कल सुबह तक इस सेठ के सपनों को सबक सिखा दूं। बीरबल की चाल। रात को बीरबल ने कुछ विशेष निंद्रा रस वाले पान पत्ते बनवाए। इन पत्तों को खाने से आदमी गहरी नींद में चला जाता, पर सपनों में जो भी देखे उसकी याद साफ साफ रह जाती। सेठ हरिप्रसाद को एक महल के शांत कमरे में सुलाया गया। कमरे में बीरबल के विश्वासी सेवक पहले से छुपे हुए थे, सेठ की हर हरकत पर नजर रखने के लिए। जैसे ही सेठ ने नींद में करवट बदली, उसके मुंह से आवाजें आने लगीं। हाँ हाँ, चीनी के फूल उगेंगे खेत में, और गन्ना अब किताबों में मिलेगा। सेवकों ने हर बात दर्ज कर ली। सपना जो हकीकत से लड़ गया। सुबह बीरबल ने दरबार में सेठ को बुलाया। सेठ गहरी नींद से जागा था और चेहरा तनाव मुक्त था। कहो सेठ जी, बीरबल ने पूछा, आज कौन सा व्यापार सपना लाया है? सेठ ने मुस्कुराकर कहा, आज तो अजीब ही सपना आया। मैंने देखा कि एक बाजार है जहां लोग हवा में पकौड़े तल रहे हैं और बादशाह खुद खड़े होकर झोला छाप तौल रहे हैं। अकबर हंसी रोकते रोकते बोले, सपनों में भी दरबार का अपमान होने लगा है। और एक बूढ़ा आदमी मुझे हवा बेच रहा था। बोला, इस बोतल में खास जौनपुरी हवा है, एक सांस लो और मन में पैसा ही पैसा। मैंने 2 बोतलें खरीद भी लीं। बीरबल ने उसी वक्त सेवकों से लिखा हुआ पर्चा निकलवाया। उसमें वही बातें लिखी थीं जो सेठ ने सपने में बकबक की थीं। सेठ स्तब्ध रह गया। इस सेठ जी, बीरबल ने धीरे से कहा, आपके सपनों ने आपकी ही साख को हिला दिया है।
लेकिन अब अगर आप चाहें तो इन सपनों से दूर रह सकते हैं। कैसे? सेठ ने लगभग गिड़गिड़ाकर पूछा। बीरबल बोले, कल रात आपसे कहा गया था कि आप जो भी देखेंगे उसे लिख लिया जाएगा। ये डर ही आपको सच्चाई से जोड़ता है। अब से हर रात हम आपके सपनों को दरबार में सबके सामने पढ़ेंगे। सेठ ने माथा पकड़ लिया। नहीं हुजूर, अब मैं कुछ भी सपना नहीं देखना चाहता। मैं तो बस सोऊंगा और सुबह उठकर पूजा पाठ करूंगा। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। सेठ दरबार से चला गया, पर बीरबल को चैन नहीं आया। उन्होंने उसी रात दरबारी सेवक से पूछा, क्या सेठ सपनों में सचमुच वही देखता है जो बोलता है, या कुछ छुपा भी जाता है? सेवक ने धीरे से बताया, हजूर, जब वह सो रहा था, बीच रात वह अचानक उठा। आंखें खुली थीं, पर लग रहा था जैसे कोई और उसमें बोल रहा हो। बीरबल चौंक गए। क्या बोला उसने? उसने कहा, आ गया वो, वही जिसका नाम न लेना हो। अकबर को जल्द हटाना है। दरबार मेरा होगा। सपनों के जरिए सबके मन को मोड़ दूंगा। और फिर सो गया। बीरबल की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने सोचा, यह कोई मजाक नहीं। शायद कोई और शक्ति सेठ के सपनों के जरिए दरबार में घुसने की कोशिश कर रही है। बीरबल और मन की तिजोरी। जब सपनों में किसी और की आवाज सुनाई देने लगे और दरबार की नीतियां नींद से तय होने लगें, तब बीरबल को न सिर्फ चतुराई से बल्कि मनोविज्ञान की भी तलवार उठानी होगी। सेठ हरिप्रसाद अब पहले जैसा नहीं रहा था। दरबार में उसकी आवाज धीमी हो गई थी, मुस्कान स्थायी तौर पर चेहरों से गायब और व्यापार की चमक उसकी आंखों से जैसे विलुप्त हो चुकी थी। बीरबल को वह रात अब भी खल रही थी, जिस रात सेठ नींद में किसी अदृश्य साजिश की बड़बड़ाहट कर रहा था। आ गया वो, वही जिसका नाम न लेना हो। अकबर को जल्द हटाना है। दरबार मेरा होगा। सपनों के जरिए सबके मन को मोड़ दूंगा। बीरबल जानता था, यह मामला अब केवल एक अजीब सेठ और उसके सपनों का नहीं रहा, बल्कि किसी ऐसे रहस्यमयी व्यक्ति या शक्ति का है जो दरबार में भीतर तक घुसने का रास्ता ढूंढ रहा है। सपना नहीं, संदेश था। बीरबल ने चुपचाप सेठ हरिप्रसाद की पिछले 40 दिनों की दिनचर्या, लेन देन, मिलने जुलने वालों और यहाँ तक कि उसके भोजन नींद तक की जानकारी मंगवाई। एक बात जो उभरकर सामने आई, पिछले 1.5 महीने से एक नया तांत्रिक साधु उसके घर में रोज शाम को आता था। नाम था भैरवगिरी। कोई नहीं जानता था कि वो आया कहाँ से था, पर जब से वह सेठ के संपर्क में आया, तभी से सेठ के सपनों में व्यापार बदलने लगे। बीरबल समझ गया, यह केवल मन की तिजोरी खोलने की कोशिश थी। भैरवगिरी की पहली झलक। एक दिन भेष बदलकर बीरबल स्वयं सेठ के घर पहुंचे। सेठ उन्हें पहचान नहीं सका, क्योंकि बीरबल ने एक जटाधारी सन्यासी का वेश धारण कर रखा था। मैं उज्जैन के सिद्ध आश्रम से आया हूं, बीरबल बोले। सुना है तुम सपनों से परेशान हो और एक बाबा तुम्हारे मन को पढ़ता है। सेठ ने सिर हिलाया और कहा, हाँ बाबा, वो भैरवगिरी। उसने मेरी नींदों को सुलझाया। पर अब मैं और उलझ गया हूं। इसी बीच काले वस्त्रों में लिपटा एक लंबा सा आदमी भीतर आया, आंखें ऐसी मानो किसी और लोक की भाषा समझती हो। ओह, नया बाबा, भैरवगिरी बोला। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा। वहां शांति नहीं थी, बल्कि एक विचित्र प्रकार की कुटिलता छुपी थी। भेद खुलता है। बीरबल ने चाल चली। भैरव बाबा, उन्होंने कहा, मुझे तो यह सेठ तुम्हारे कहने पर भी ठीक नहीं लगता। क्यों न हम उसके सपनों को और गहरा बना दें? शायद वहीं से कुछ असली राज मिले। भैरवगिरी को जैसे कोई गहरा मजा आ गया हो, उसने कहा,
आओ फिर आज रात हम उसकी चेतना से खेलते हैं। बीरबल ने गुप्तचर सैनिकों को पहले से छिपा दिया और रात होने दी। भैरवगिरी ने सेठ को नींद में पहुंचाने के लिए एक खास धूप जलाई और तभी उसने मंत्र बोलना शुरू किया। वो अधिष्ठान के स्वामी, सेठ के माध्यम से सम्राट की सोच को मोड़ो, दरबार मेरे अधीन हो। बीरबल समझ गया, ये कोई साधारण बाबा नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित एक षड्यंत्रकारी था जो मन की कमजोरियों को पकड़कर दरबार के लोगों के सपनों से उनके निर्णय बदलवाना चाहता था। भैरवगिरी की गिरफ्तारी। जैसे ही भैरवगिरी ने अगला मंत्र पढ़ा, छिपे हुए सैनिकों ने कमरे को घेर लिया। भैरवगिरी तुम गिरफ्तार हो, बीरबल ने अपना भेष हटाते हुए कहा। भैरवगिरी हंस पड़ा। बीरबल तुम समझते हो मैंने हार मानी? मैं एक नहीं अनेक हूं। मैं तुम्हारे सपनों में था, हूं और रहूंगा। सैनिक उसे जबरन बाहर ले गए, लेकिन जाते जाते उसने फुसफुसाकर कहा, बीरबल तुम्हारे अपने सपने अब तुम्हारे नहीं रहेंगे। मन की तिजोरी का खुलना। बीरबल ने सेठ को होश में लाकर सब कुछ बताया। सेठ हक्का बक्का रह गया। मैं तो समझ ही नहीं पाया कि मेरे सपनों से कोई दरबार हिला सकता है। बीरबल ने कहा, इसलिए सेठ जी, सपने वहीं तक अच्छे हैं जब तक उनका नियंत्रण आपके पास हो, वरना वे तिजोरी बन जाते हैं जिसकी चाबी किसी और के पास होती है। अकबर ने यह सब सुनकर गहराई से सिर हिलाया। बीरबल उन्होंने कहा, अब हम राज्य के हर दरबारी के घर में ऐसे मानसिक खेल खेलने वालों पर कड़ी नजर रखेंगे। लेकिन क्या हुजूर? बीरबल ने पूछा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, कल रात मैंने भी एक सपना देखा। बीरबल चौकन्ने हो गए। क्या देखा? मैंने देखा कि तुम दरबार में अकेले खड़े हो और तुम्हारे चारों तरफ भीड़ है, पर सबके पास एक ही सवाल है, अब कौन बोलेगा सच जब झूठ भी सपने में आता है? बीरबल मुस्कराए, हुजूर तब भी मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं तो नींद में भी सवाल करता हूं। अकबर हंस पड़े। कहानी समाप्त होती है, लेकिन उस रात बीरबल अपने कक्ष में लेटे तो नींद न आई। जैसे ही आंखें बंद हुईं, एक स्वर आया, बीरबल अब तेरे सपनों में मेरा प्रवेश है। बीरबल ने आंखें खोलीं। दरवाजा बंद था, दीपक बुझा हुआ था और फिर दीवार पर एक परछाई लहराई, बिल्कुल भैरवगिरी जैसी पर और भी बड़ी। और उसके कानों में एक अंतिम आवाज गूंजी, अब तू खुद नहीं जान पाएगा क्या सपना है और क्या हकीकत। कहानी समाप्त। मन की तिजोरी में जो कुछ भी आता है वह बाहरी दुनिया से ज्यादा खतरनाक हो सकता है अगर उसका ताला हमारे पास न हो। अगली कहानी बीरबल और बांसुरी वाला हाकिम। ये हमारे राज्य में हो क्या रहा है बीरबल? बादशाह अकबर ने गुस्से में अपनी राजगद्दी पर मुट्ठी पटकी। गर्मियों की चिपचिपी दोपहर थी, पंखे झलने वाले दरबारी तक सुस्त हो चुके थे, लेकिन दरबार की हवा में एक अलग ही बेचैनी थी। बीरबल हमेशा की तरह संयमित धीरे से आगे आए और बोले, हुजूर आपने किस बात पर क्रोध किया है? अकबर ने सामने रखी चिट्ठियों की गड्डी उठाई और एक चिट्ठी जोर से पढ़नी शुरू की। गांव सुल्तानपुर से विनम्र निवेदन है कि एक अजीब हकीम गांव में आकर बांसुरी बजाता है और बांसुरी की धुन सुनते ही लोग अपना होश खो बैठते हैं। कुछ नाचने लगते हैं, कुछ जोर जोर से हंसते हैं और कुछ खुद को राजा समझकर फरमान जारी करने लगते हैं। लोगों का कहना है कि यह हकीम इलाज नहीं, तंत्र मंत्र करता है। अकबर ने दूसरी चिट्ठी उठाई। गांव नवाबगंज में एक हकीम आया जो कहता है कि वो मन की बीमारियां बांसुरी से ठीक करता है। उसकी धुन सुनते ही पूरा गांव कुओं में कूदने लगा,
यह कहते हुए कि पानी में ही सच्चा ज्ञान है। बीरबल ने चुपचाप दोनों चिट्ठियां पढ़ी, फिर बोले, नाम क्या बताया गया उस हकीम का? अकबर ने तीसरी चिट्ठी से जवाब निकाला, हकीम हाफिज हुलूल। कहता है कि वह बांसुरी से रोग नहीं, सोच बदलता है। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। हुजूर, या तो यह आदमी बहुत चतुर है या बहुत खतरनाक, या दोनों। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं तुम इस बांसुरी वाले हकीम की पूरी जांच करो, लेकिन ध्यान रहे अगर यह सचमुच लोगों के मन से खेल रहा है तो दरबार का सम्मान भी दांव पर है। हकीम हाफिज हुलूल से पहली मुलाकात। बीरबल ने वेश बदला। अब वे एक सामान्य मुसाफिर बनकर सुल्तानपुर गांव पहुंचे। गांव की गलियों में अजीब उत्सुकता थी। लोग आपस में खुसर पुसर कर रहे थे, आज बांसुरी वाला फिर आएगा, आज मन की गठरी खोलने वाला दिन है। गांव के चौपाल पर शाम को लोगों की भीड़ जमा थी। धूल उड़ रही थी, बच्चे चहक रहे थे, और ठीक बीच में एक नीली चटाई पर बैठा था हकीम हाफिज हुलूल। उसका पहनावा एकदम भिन्न था। सिर पर टेढ़ी टोपी, आंखों पर नीली कांच की ऐनक और गले में बांस की बांसुरी। उसके पास कोई औषधि या दवा नहीं थी, केवल एक बक्सा था जिस पर लिखा था, विचार चिकित्सा, रोग नहीं, सोच को बदलो। लाओ कोई बीमार, हकीम ने ऐलान किया, पर याद रखना, मैं इलाज दिमाग का करता हूं, शरीर का नहीं। जो मूर्ख हो वही आए। गांव के लोग ठठाकर हंस पड़े। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति सामने आया, मैं भूलने की बीमारी से परेशान हूं, 4 बार अपना नाम भूल चुका हूं, बीवी को अम्मा कह दिया। हकीम हंसा, ठीक है, बैठो, आंख बंद करो। और फिर उसने बांसुरी बजानी शुरू की। धुन धीमी पर रहस्यमयी थी। कुछ मिनट बाद वह बूढ़ा आंख खोलता है और चिल्लाता है, मैं राजा हूं, मुझे ताज दो। लोग फिर हंसते हैं। हकीम कहता है, अब भूलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि तुम खुद को राजा समझोगे और राजा अपना नाम नहीं भूलता। बीरबल ने यह सब देखा। कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि मन की कुटिल चाल थी। वह आदमी सुझावों से लोगों की सोच को मोड़ रहा था, और बांसुरी सिर्फ माध्यम थी। बीरबल की चतुर योजना। अगले दिन बीरबल ने गांव में एक अफवाह फैलवा दी, आज एक बहुत धनवान व्यापारी आ रहा है जो बांसुरी की धुन से खजाने का रास्ता खोल सकता है। गांव वाले इस अफवाह को सच मान बैठे। जब शाम हुई तो उसी चौपाल पर बीरबल फिर पहुंचे, अब व्यापारी के वेश में। हकीम हाफिज हुलूल ने उन्हें देखा और मुस्कराया, ओहो, आज तो बड़ा आदमी आया है। बताओ क्या रोग है? बीरबल बोले, मुझे राजाओं जैसा सोचने का रोग लग गया है। अब बस खजाने की बातें करता हूं। चाहूं तो तुम्हारी बांसुरी से खजाना ढूंढ सकता हूं। हकीम थोड़ा घबरा गया। खजाना? उसने कहा, मैं ऐसा इलाज नहीं करता। तो फिर ये क्या झूठ फैला रखा है? बीरबल की आवाज गूंज उठी। लोगों को राजा बना रहे हो, बच्चों को संत और औरतों को फकीर। ये इलाज है या राज्य की सोच को तोड़ने की साजिश? गांव वाले चौंक गए। बीरबल ने टोपी हटाई। मैं बीरबल हूं। हकीम के चेहरे का रंग उड़ गया। दरबार में हकीम की पेशी। हकीम को दरबार में लाया गया। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम स्वीकार करते हो कि तुम बांसुरी से लोगों को भ्रमित करते हो? हकीम ने शांत भाव से जवाब दिया, हुजूर, मैं उन्हें वही सोचने देता हूं जो वे भीतर से सोचना चाहते हैं। मैं केवल बाहर निकालता हूं। अगर कोई खुद को राजा समझने लगे तो इसमें मेरा क्या दोष? बीरबल ने कहा, यह सोच बदलने का नाम नहीं, सोच चुराने का अपराध है।
हकीम हंस पड़ा। बीरबल, तुम्हारा डर यही है कि लोग सोचने लगे बिना दरबार की इजाजत के। क्या होगा जब आम आदमी खुद को बुद्धिमान समझे? दरबार सन्न हो गया। अकबर ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, बांसुरी की धुन में अगर तर्क है तो उसका जवाब भी तर्क से दिया जाएगा, लेकिन हमारी जनता पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। हकीम को चेतावनी दी गई और उसकी बांसुरी जब्त कर ली गई। एक रहस्य अधूरा रह गया। रात को बीरबल अपनी कोठरी में बांसुरी को उलट पलट कर देख रहे थे। बांसुरी पर कुछ अजीब चित्र बने थे, रेखाओं में ढली भाषा, मानो कोई संकेत हो। जब उन्होंने बांसुरी को उल्टा घुमाया और फूंक मारी तो धुन वैसी नहीं आई जैसी दिन में आई थी। यह धुन अलग थी। और उसके साथ ही बीरबल की आंखें भारी होने लगीं। और फिर एक स्वर उनके कानों में गूंजा, बीरबल, अब तेरा मन मेरा है। अगला इलाज तुझ पर होगा। बीरबल की आंखें झपकने लगीं। बांसुरी अब भी धीमे से बज रही थी, बिना किसी के बजाए। कहानी समाप्त। विचार, अगर किसी और की धुन पर चलने लगे तो स्वतंत्रता सबसे पहले खोती है। अगली कहानी, बीरबल और टूटी हुई खटिया का राज। बादशाह अकबर की आदत थी हर शुक्रवार को दरबार की शुरुआत किसी नई अजीब समस्या से करना। कभी किसी नगर सेवक की शिकायत, कभी दरबारी की चालाकी, कभी किसी व्यापारी की चाल। लेकिन इस बार जो मामला आया उसने अकबर को भी चौंका दिया। एक टूटी हुई खटिया पूरे दरबार को हिला रही है। अकबर ने गंभीरता से कहा। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, खटिया टूटी है या राज? यही तो जानना है बीरबल। आज सुबह मेरे खास अंगरक्षक ने दरबार की हथियारशाला के पिछवाड़े एक पुरानी बेतरतीब खटिया देखी। उसकी एक पाई भारी सोने से मढ़ी थी और बाकी 3 लकड़ी की। और खटिया पर खुदा था जिस पर बैठा वो सच्चा नहीं रह सका। बीरबल के माथे पर भी अब सिलवटें थीं। सिर्फ एक खटिया, लेकिन लिखा गया ऐसा वाक्य। इसका मतलब कोई साधारण वस्तु नहीं है, हुजूर। इसलिए इसे दरबार में लाया जा रहा है, अकबर ने कहा। और अगले ही पल 4 सिपाही दरबार में एक बहुत पुरानी, घुन लगी, एक पाई चमचमाती खटिया लेकर आए। दरबारी फुसफुसाने लगे। खटिया किसी पागल भिक्षु की लग रही थी, लेकिन वह सोने की पाई साफ बता रही थी कि यह किसी आम दरवेश की नहीं थी। पहला सवाल, ये खटिया आई कहां से? बीरबल ने आदेश दिया, इस खटिया को किसी भी दरबारी को न छूने दिया जाए। पहले इसकी कहानी पता करनी होगी। सबसे पहले बुलाया गया हथियारशाला का रक्षक सलीम खां। जहां पनाह, मैं रोज उस रास्ते से जाता हूं। आज सुबह अचानक देखा तो ये खटिया वहीं पड़ी थी। कल तक वहां कुछ नहीं था। और कोई देखा गया आसपास? नहीं हुजूर। लेकिन हाँ, एक रात पहले कुछ अजीब सी आवाजें आई थीं, जैसे कोई बड़बड़ा रहा हो। हमने सोचा कोई फकीर होगा। बीरबल ने खटिया को नजदीक से देखा। उस पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन सोने की पाई एकदम चमकदार थी, जैसे हाल ही में साफ की गई हो। और उस पर खुदा हुआ वाक्य, जिस पर बैठा वो सच्चा नहीं रह सका। बीरबल बुदबुदाए, ये खटिया नहीं, किसी की सोच का जाल है। दूसरा सवाल, खटिया का इतिहास। बीरबल ने पुस्तकालय प्रमुख से खटिया जैसे प्रतीकों का इतिहास मंगवाया। 3 दिन तक पुराने ग्रंथ पलटे गए। चौथे दिन एक जर्जर किताब मिली, भूलों का विधान, जिसमें एक अध्याय था, सतयुग की सच्चाई की खटिया। उसमें लिखा था, प्राचीन काल में एक दार्शनिक ने ऐसी खटिया बनवाई थी जिस पर बैठते ही मनुष्य की सच्चाई चली जाती थी।
वह सबसे चतुर व्यक्ति को मूर्ख और सबसे विनम्र को घमंडी बना देती थी। पर क्यों यह किसी को नहीं पता चला। बीरबल ने अकबर से कहा, ये खटिया कोई आम वस्तु नहीं हुजूर। ये विचारों पर असर करती है। या तो ये धारणा है या मानसिक चाल। अकबर ने कहा, तो इसका परीक्षण करिए। किसी को इस पर बैठाइए। खटिया पर पहला परीक्षण। सबसे पहले बुलाया गया हकीम गुलाब सिंह, जो हमेशा खुद को सत्यवादी और चरित्रवान कहता था। उसे खटिया पर बैठाया गया। एक पल तो कुछ नहीं हुआ। फिर उसकी आंखें भारी हुईं और अचानक वो चिल्लाया, मैंने कभी किसी को दवा देकर नहीं बचाया। सब जड़ी बूटियां झूठ हैं। मैं सिर्फ चूर्ण बेचता हूं। दरबार में सन्नाटा। बीरबल बोले, अब खटिया काम कर रही है या मन? पर सच ये है, ये आदमी अब पहले जैसा नहीं रहेगा। फिर एक एक करके कई दरबारी खटिया पर बैठाए गए। हर कोई अपनी जिंदगी के छिपे राज उगलने लगा। कोई बोला, मैंने कर वसूली में हेराफेरी की। कोई बोला, मैंने पत्नी की चूड़ी बेचकर सट्टा खेला। कोई बोला, मैं बादशाह के घोड़े को लाल रंग में रंगकर नया कहता हूं। अकबर दंग। ये खटिया तो मन का आईना बन गई है। तीसरा सवाल, क्या बीरबल भी सच्चा रह सकेगा? अकबर बोले, अब बारी तुम्हारी है बीरबल। अगर ये खटिया सबका सच निकाल रही है तो तुम्हारा भी निकाले। पूरा दरबार चुप। बीरबल मुस्कराए, अगर हुजूर आज्ञा दें तो मैं इस पर बैठूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? अकबर ने पूछा। खटिया को पलटकर उल्टी दिशा में रखवाइए। सब हैरान। पर अकबर ने आदेश दिया। खटिया पलटी गई। अब बीरबल खटिया पर बैठे। कुछ पल बीते। दरबार इंतजार करता रहा। फिर बीरबल बोले, हुजूर, मैं हर दिन अपनी चालाकी से इस दरबार को चलाता हूं। मैं जानता हूं कि सच की भी कई परतें होती हैं और मैं उन्हीं में से हर दिन एक उठाता हूं। पर अगर आप कहें तो मैं आज सब परतें खोल दूं। अकबर बोले, तुम्हारा मन साफ है बीरबल। खटिया ने कोई असर नहीं किया। बीरबल मुस्कराए, नहीं हुजूर, मैंने खटिया उल्टी रखवाई थी। और उल्टी खटिया उल्टा असर करती है। जो झूठे हैं उन्हें झूठा ही रखती है, और जो सच हैं उन्हें जिंदा। एक अनजान खत। अगले दिन सुबह बीरबल के पास एक पर्ची आई। सादे कागज पर लिखा था, वो खटिया दरअसल एक उपकरण है विचार बदलने का। यह एक प्रयोग है और अगला प्रयोग अकबर पर होगा। तब देखना कौन कितना सच्चा बचता है। बीरबल सन्न। उन्होंने पर्ची को अग्नि में डाल दिया और कहा, अब इस खेल का अगला मोड़ दरबार से बाहर नहीं, भीतर से आएगा। बीरबल और मन के नकाब पहनते दरबारी। पिछली घटना के बाद अकबर का दरबार पहले जैसा नहीं रहा। खटिया की घटना ने हर दरबारी के भीतर कुछ तो बदल दिया था। अब कोई किसी की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करता था। सबको डर था कि कहीं कोई उनका असली मन न पढ़ ले। बीरबल समझ गए थे, डर केवल खटिया का नहीं था, डर था सच दिखने का। लेकिन असली खतरा वह चिट्ठी थी जो उन्हें मिली थी। अब अगला प्रयोग अकबर पर होगा। बीरबल को अंदाजा था कि ये कोई साधारण चाल नहीं थी। कोई बहुत ही शातिर व्यक्ति दरबार के भीतर से अकबर के दिमाग पर असर डालने की कोशिश में था। पर कौन? दरबार में एक नया प्रस्ताव। 3 दिन बाद एक दरबारी सभा में फैजुल अली नामक विद्वान आया। उसने अपने साथ एक अजीब सी वस्तु लाई, एक मंदर्पण। जहां पनाह फैजुल अली ने कहा, मैंने एक यंत्र बनाया है।
इसे देखने वाले की आंखों में उसका असली मन दिखाई देता है। कोई झूठ नहीं छिप सकता। अकबर ने पूछा, और इसका उपयोग किस लिए करोगे? राज्य की भलाई के लिए हुजूर, उसने जवाब दिया। हर मंत्री, हर व्यापारी, सबका मन पढ़ा जा सकेगा, और जो भी राजा के खिलाफ हो वह तुरंत उजागर हो जाएगा। बीरबल चुपचाप सुन रहे थे। उन्हें फैजुल की बातों में एक अजीब गंध महसूस हो रही थी, अहंकार की, सत्ता की, और किसी गुप्त उद्देश्य की। दरबार का मन परीक्षण। अगले दिन से दरबार में मन दर्पण का परीक्षण शुरू हो गया। पहले मंत्री तासीर खां को बुलाया गया। फैजुल अली ने उन्हें यंत्र के सामने खड़ा किया। यंत्र में अचानक एक धुंधली आकृति दिखाई दी, तासीर खां गुप्त कागजों को जलाते हुए। दरबार में हलचल मच गई। तासीर खां ने कांपती आवाज में कहा, मैंने कभी नहीं किया, ये झूठ है। लेकिन फैजुल बोला, यंत्र मन पढ़ता है, आप झूठ नहीं छिपा सकते। 3 दिन में 5 दरबारी मन दर्पण के सामने दोषी पाए गए। कुछ सच में दोषी थे, कुछ शायद नहीं। बीरबल ने कहा, अगर हम केवल इस यंत्र से निर्णय करने लगे तो इंसानों की बुद्धि का क्या होगा? अकबर दुविधा में थे, लेकिन उन्होंने फिलहाल परीक्षण जारी रखने की अनुमति दी। बीरबल का प्रतिवाद। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार में एक नकली दरबारी भेजा, रामलाल। उसे ये सिखाया गया कि वह मन दर्पण के सामने अपराधी जैसा सोचकर खड़ा हो, लेकिन उसने कोई अपराध कभी किया ही नहीं था। रामलाल को जैसे ही यंत्र के सामने लाया गया, फैजुल चिल्लाया, देखो, इसके मन में हत्या की भावना है, यह साजिश करता है। अकबर चौंके, रामलाल, ये तो नया है दरबार में। बीरबल खड़े हुए, हुजूर, यही मैं साबित करना चाहता था। यंत्र केवल मन की कल्पना पकड़ता है, सच्चाई नहीं। ये यंत्र इंसान की आत्मा को नहीं, उसकी कल्पना को दिखाता है। जो डरता है उसका डर दिखता है, जो कल्पना करता है उसका अपराध दिखता है। फैजुल गुस्से से भर उठा, यह तो मेरे यंत्र की निंदा है। बीरबल बोले, तो आइए, आप खुद खड़े हो जाइए इस यंत्र के सामने। फैजुल झिझका, लेकिन जनता के सामने इनकार नहीं कर सका। जैसे ही उसने खुद को यंत्र के सामने खड़ा किया, पर्दे पर एक चित्र उभरा। फैजुल अली एक कोठरी में बैठा, किसी वस्तु को घिसता हुआ, और उसके पीछे दीवार पर वही वाक्य लिखा हुआ, जिस पर बैठा वो सच्चा नहीं रह सका। दरबार सन्न। बीरबल गरजे, हुजूर, यही है वो आदमी जिसने खटिया बनाई थी। यह वही है जिसने मानसिक प्रयोग के नाम पर दरबार को बांटना चाहा। अकबर की आंखें आग बरसा रही थीं। फैजुल, तुमने हमारा विश्वास तोड़ा। अब बताओ, ये खटिया, ये दर्पण किस उद्देश्य से लाए गए थे? अंतिम स्वीकारोक्ति। फैजुल अली चुपचाप बैठ गया। कुछ पल बाद वह बोला, हाँ, मैं ही था। खटिया मेरी थी, मन दर्पण भी। मैं देखना चाहता था कि इस दरबार में सच की कीमत कितनी है। सब कहते हैं कि बीरबल चतुर है, मैं देखना चाहता था कि क्या वो मन का भी न्याय कर सकता है। बीरबल बोले, सच्चाई हमेशा बाहर से नहीं, अंदर से दिखाई देती है, पर उसे जबरन बाहर निकालना, वही अन्याय है। अकबर ने आदेश दिया कि फैजुल को सजा दी जाए, लेकिन उसकी योग्यता को देखकर उसे राज्य से निष्कासित करने की जगह एकांतवास में भेजा गया, जहां वो सोच सके बिना दूसरों के मन पढ़े। फिर से खटिया। 4 दिन बाद बीरबल अपनी कोठरी में थे। खटिया अब एक बंद कमरे में रखी गई थी, दरबार से दूर। तभी एक सेवक आया और बोला,
हुजूर, वो खटिया अब वहां नहीं है। क्या मतलब? बीरबल चौंके। कक्ष बंद था, ताले भी, पर खटिया गायब है। बीरबल तेजी से उठे। कक्ष में जाकर देखा, ताले तो सही थे, मगर भीतर खटिया की जगह अब एक चिट्ठी पड़ी थी। अब खटिया नहीं, अब पूरा दरबार ही प्रयोगशाला है। मैं लौटूंगा इस बार नकाब के पीछे। देखना बीरबल, तुम मुझे पहचान भी पाओगे या नहीं। मनमार्गी। बीरबल की आंखें सिकुड़ गईं। अकबर से उन्होंने कहा, हुजूर, यह कहानी अब समाप्त नहीं हुई। यह तो अब शुरू हो रही है। अब हमला विचारों पर नहीं, पहचान पर होगा। बीरबल और असली चेहरों की तलाश। बीरबल अब किसी अंधेरे सुराग का पीछा नहीं कर रहे थे, बल्कि चेहरे बदल चुके लोगों की भीड़ में असली चेहरों को पहचानने की चुनौती उनके सामने थी। मनमार्गी एक नाम नहीं, बल्कि अब एक विचार बन चुका था, और उसने दरबार के भीतर अपनी उपस्थिति का ऐसा बीज बो दिया था जो धीरे धीरे दरबारी सोचों में उग रहा था। पहला शक कोई अपना ही। बीरबल ने सबसे पहले पुराने भरोसेमंद दरबारियों पर नजर डाली, जिन्हें वह वर्षों से जानता था। कुछ अब ज्यादा मीठे बोल बोलने लगे थे, कुछ अचानक बहुत चुप हो गए थे। मंत्री बदरुद्दीन, जो हमेशा अकबर के हर निर्णय में तर्क देता था, अब केवल सिर हिलाता था। दीवान रामकिशन, जो न्यायालय के फैसलों में सख्त रहते थे, अब सबको क्षमा करने लगे थे। बीरबल को यह अति सज्जनता असामान्य लगी। नकाब के पीछे की चाल। बीरबल ने दरबार में एक विचित्र योजना पेश की। हुजूर, आइए हम सच बोलने का उत्सव मनाएं। हर दरबारी को एक नकाब पहनाकर एक गुप्त सभा में बुलाया जाए। हर कोई बोले, लेकिन नाम न हो, चेहरा न हो, केवल मन की बात हो। अकबर मुस्कराए, बीरबल, तुमने फिर एक नया खेल रचा है। सभा का आयोजन हुआ। हर दरबारी ने चेहरा छिपाकर अपनी बात रखी। कोई बोला, मैंने आज तक जो भी किया है वह डर में किया। कोई बोला, मैं बीरबल को हटाना चाहता हूं क्योंकि वह सब जानता है। कोई बोला, मनमार्गी ने हमें जो दिखाया वह दरबार के पाखंड से ज्यादा खतरनाक नहीं था। एक स्वर था जो सबसे अलग था। जो कहा गया वह न आरोप था, न बचा, बल्कि चेतावनी। बीरबल, मैं तुझे जानता हूं। तू चतुर है, पर तेरी चतुराई भी तुझे मेरे असली चेहरे तक नहीं पहुंचा सकेगी। जब तक तू किसी पर भरोसा करेगा, मैं उस भरोसे को तोड़ दूंगा, क्योंकि मैं कोई एक नहीं, मैं सबका डर हूं। बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति ही मनमार्गी है। सब नकाब हटाने लगे, पर एक व्यक्ति चुप रहा। बीरबल ने उसे रोका, रुको, तुम्हारा नकाब मैं हटाऊंगा। नकाब के पीछे जो चेहरा था वह कोई और नहीं, दीवान रामकिशन था। अकबर स्तब्ध। तुम? उन्होंने पूछा। रामकिशन बोला, हाँ, मैं ही हूं। वर्षों तक इस दरबार में रहकर देखा कैसे चतुरों की पूजा होती है और समझदारों की उपेक्षा। मैंने चाहा कि दरबार में विचार का सम्मान हो, लेकिन यहाँ चतुराई का तमाशा चलता रहा। मैंने खटिया बनाई, दर्पण बनाया, सब एक प्रयोग था बीरबल को हराने का। बीरबल मुस्कराए, पर तुम एक बात भूल गए रामकिशन। चतुराई जीतने का तरीका नहीं है, वह पहचानने का जरिया है। तुमने हर नकाब पहन लिया, पर इंसान कभी अपनी आंखें नहीं बदल सकता। अकबर ने आदेश दिया कि रामकिशन को उसका पद मुक्त कर दिया जाए और राज्य से निष्कासित नहीं, बल्कि उसी दरबार में रखकर जनता के न्याय विभाग में स्थानांतरित किया जाए, ताकि अकबर बोले, तुम जानो कि विचार की शक्ति कैसे समाज के लिए काम करती है, न कि उसके खिलाफ।
अंत खटिया को अंततः नष्ट कर दिया गया। बीरबल ने खुद उस पर अंतिम बार बैठकर कहा, कोई वस्तु किसी को बदलती नहीं, बदलता है मन। और अगर मन में ईमान हो तो कोई यंत्र, कोई चालाकी उसे झुका नहीं सकती। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, अब हम नकाबों से डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास तुम हो जो चेहरों में भी मन पढ़ सकता है। दरबार में ठहाके गूंजे, लेकिन अब वे डर से नहीं, विश्वास से उपजे थे। समाप्त। अगली कहानी। बीरबल और उल्टा पढ़ने वाला दरबारी। श्रीमान, वह दरबारी सब कुछ उल्टा पढ़ता है। यह वाक्य सुनते ही अकबर की भौहें तिरछी हो गईं और बीरबल की मुस्कुराहट गोल। दरबार में कुछ दिनों से एक अजीब चर्चा थी। एक नया दरबारी जो सारे शाही फरमान, चिट्ठियां और घोषणाएं उल्टे अक्षरों में पढ़ता था। इतना ही नहीं, वह बोलता भी उल्टा ही था, लेकिन उसे सुनने के बाद हर कोई उलझ जाता था कि यह समझदार है या सनकी। एक अजीब प्रवेश। उस दिन अकबर का दरबार सामान्य दिन की तरह चालू था। तभी प्रमुख मंत्री सलीम खान ने घोषणा की, हुजूर, आज दरबार में एक नया आगंतुक आपकी अनुमति चाहता है। नाम है अनुलोम विलोमाचार्य, जो ज्ञान को उल्टा देखने की कला में पारंगत है। ज्ञान को उल्टा देखने की कला। अकबर ने चौंकते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोले, लगता है इस बार कोई नई नटखट बुद्धि प्रवेश करना चाहती है। बुलाइए। और फिर दरबार में प्रवेश हुआ एक दुबला-पतला व्यक्ति, लंबे काले लबादे में, आंखों पर गोल मोटे शीशों का चश्मा, हाथ में एक ग्रंथ और माथे पर टेढ़ा टीका। उसने प्रवेश करते ही सलाम नहीं किया, बल्कि सबसे पहले एक पन्ना निकाला और उल्टा पढ़ना शुरू किया। मेमलाज हियाश एतासिपय आन मरहब। अकबर बोले, ये क्या था? बीरबल बोले, शायद इसने कहा, मेहरबान अतिथियों का शाही जलसे में स्वागत है। बस उल्टा। पूरा दरबार हंसी में लोटपोट हो गया। उल्टा बोलने वाला, सीधा सोचने वाला। अनुलोम विलोमाचार्य को दरबार में 3 दिन की आजमाइश दी गई। अगर वह साबित कर सके कि उल्टा पढ़ने और सोचने की शैली से कोई लाभ है, तो उसे दरबार में स्थान मिलेगा। पहले दिन उसने कर दिखाया कि वह पूरी मुगल शासन संहिता उल्टा पढ़कर उसमें ऐसी गलतियां निकाल सकता है जो सीधा पढ़ने वालों ने कभी देखी ही नहीं थीं। दूसरे दिन उसने व्यापारियों की लेखा भी उल्टी पढ़कर बताया कि 3 बड़े करचोर लगातार झूठे हिसाब दे रहे थे। तीसरे दिन उसने खुद बीरबल को चौंका दिया। बीरबल की परीक्षा। अनुलोम विलोमाचार्य ने बीरबल के सामने आकर कहा, करप ला अखिर, तू ही है जो मुझे पहचान सकता है। बीरबल मुस्कराए, अगर मैं तुझे पहचान गया तो तू क्या करोगे? मैं सच्चा हूं, पर मेरे पीछे झूठ है। बीरबल ने कहा, तू कुछ छिपा रहा है, और मुझे यह जानना है कि तू उल्टा क्यों सोचता है, या यह सब केवल एक मुखौटा है। बीरबल ने उसकी किताब उठाई। सारे अक्षर उल्टे लिखे थे, लेकिन एक पृष्ठ पर एक चित्र था, एक सिंहासन, जिसके नीचे एक रेखाचित्र में 3 चेहरे थे। तीनों चेहरों के नीचे उल्टे अक्षरों में लिखा था, असली मैं हूं, बाकी सब हैं नकाब। बीरबल को समझ में आने लगा था, यह व्यक्ति कोई रहस्य लेकर आया है। केवल भाषा की उलटबांसी नहीं, बल्कि दरबार के किसी बड़े धोखे को उजागर करने की कुंजी है। अनुलोम की रचना। बीरबल ने अकबर को सुझाव दिया कि इस दरबारी को अब एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। उसे राजकीय संधियों और विदेशी पत्राचार की समीक्षा दीजिए। यह वही जगह है जहां एक मामूली गलती भी राज्य को महंगी पड़ सकती है। अकबर सहमत हुए। लेकिन तीसरे सप्ताह एक और अजीब घटना हुई। राजकुमारी के विवाह प्रस्ताव की विदेशी चिट्ठी गायब हो गई। और उसी दिन अनुलोम विलोमाचार्य दरबार में आया और बोला,
जिस चिट्ठी को सीधा पढ़ा जाता उससे रिश्ता टूटता। मैं उसे उल्टा पढ़कर बचा लाया हूं। उसने जो पत्र दिखाया वह अकबर के दरबार की प्रतिष्ठा के विरुद्ध था, लेकिन जब बीरबल ने उसे सीधा करके पढ़ा तब समझ आया कि राजकुमारी को व्यापार की वस्तु बताया गया था। अकबर क्रोधित हो उठे। बीरबल बोले, यह दरबारी हमें उन अक्षरों के बीच छिपी अवमानना दिखा रहा है जो सीधी भाषा में छिप जाती है। लेकिन कुछ गड़बड़ है। अब बीरबल को उस चित्र के 3 चेहरों की बात याद आई। उन्होंने अनुलोम विलोमाचार्य से पूछा, यह चित्र क्या है? ये 3 चेहरे कौन हैं? अनुलोम ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन एक रात उसने बीरबल को अकेले बुलाया और कहा, इनमें एक चेहरा तुम्हारा है। एक वह है जो अब भी दरबार में नकाब लगाए घूम रहा है, और तीसरा वह जो कभी राजा के बराबर बैठा करता था, अब उसी के पीछे खड़ा है। बीरबल चौंक गए। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं केवल दिखाता हूं, पहचानना तुम्हारा काम है, वह बोला। दरबार में अनोखी सभा। बीरबल ने राजा से एक विशेष सभा की अनुमति ली, जहां सभी वरिष्ठ दरबारी, मंत्रीगण और दरबार से जुड़े पुराने व्यक्ति बुलाए गए। बीच में अनुलोम विलोमाचार्य खड़ा था, अपने ग्रंथ के साथ। उसने हर एक के नाम का उल्टा अर्थ बताया, लेकिन जब एक दरबारी का नाम आया, मकबूलुल हसन, तब उसने रुककर कहा, इस नाम का उल्टा अर्थ सत्ता का रहस्यमय संरक्षक। बीरबल चौंके। मकबूलुल हसन कभी शाही पुस्तकालयाध्यक्ष थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वे दरबार में चुपचाप बैठते थे, शायद किसी का सूत्रधार बन चुके थे। बीरबल ने पूछा, आपके पास सत्ता से जुड़ी कौन सी पुस्तकें हैं? मकबूल बोले, मैं तो केवल पढ़ता हूं। अनुलोम हंसा, तुम पढ़ते नहीं, तुम लिखते हो। मैं जानता हूं, असली राज्यभंजन नीति की पांडुलिपि अभी भी तुम्हारे पास है, जिसके द्वारा किसी भी राज्य को भीतर से तोड़ा जा सकता है। रहस्य और गहराया। अकबर स्तब्ध थे, बीरबल विचारमग्न। और तभी बीरबल ने देखा, अनुलोम की पुस्तक के आखिरी पन्ने पर 3 शब्द और उभरे थे। अब उल्टा मत देखो। बीरबल ने वह पन्ना सीधा किया। तीनों चेहरों में से एक धीरे धीरे बीरबल का अपना चेहरा बनता जा रहा था, और नीचे लिखा था, जब हर चेहरा उल्टा दिखने लगे तब असली छल बीरबल के भीतर से शुरू होगा। बीरबल और वह जो बीरबल नहीं था। दरबार का कोना कोना अब स्याही से भरे कागज की तरह लग रहा था। हर अक्षर, हर चेहरा कुछ कह रहा था, लेकिन उल्टा। और उन उल्टे चेहरों में एक चेहरा ऐसा भी था जिसे बीरबल पहचानने में झिझक रहे थे, क्योंकि वह चेहरा उनका ही था। संदेह की स्याही। शाही चित्रकार नसीरुद्दीन को बुलाया गया। बीरबल ने उससे एक कार्य करवाया। इस अनुलोम विलोमाचार्य द्वारा दिए गए 3 चेहरों के चित्र को धीरे धीरे साफ करो, शायद परतों में कुछ छिपा हो। जब तीसरी परत तक पहुंचे तो नीचे जो छवि थी वह बीरबल की थी, लेकिन मुस्कान उस बीरबल जैसी नहीं थी जिसे सब जानते थे। वह मुस्कान अधिक चतुर, अधिक ठंडी और किसी गहरे रहस्य से लिपटी हुई थी। दरबार में 2 बीरबल। एक सुबह जब अकबर दरबार पहुंचे तो उन्होंने 2 बीरबलों को सामने बैठे पाया। एक वही सामान्य परिधान में, शांति और मुस्कान लिए। दूसरा नया साफा, हल्की चांदी की किनारी और आंखों में चमक। अकबर ने पूछा, यह क्या तमाशा है? पहला बोला, मैं ही असली बीरबल हूं, जहांपना। दूसरा बोला, आपसे वर्षों की सेवा का प्रमाण मांग सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं, सेवा नहीं, सत्य ही असली प्रमाण होता है। और मैं ही वह सत्य हूं। अब पूरा दरबार स्तब्ध था।
अनुलोम का अंत। तभी अनुलोम विलोमाचार्य धीरे धीरे भीतर आया। अब उसके चेहरे पर चिंता थी। उसने कहा, बीरबल, मुझे माफ करना। मैंने एक गलती कर दी। कैसी गलती? दोनों बीरबल एक साथ बोले। अनुलोम बोला, जिस दिन मैंने तुम्हारे चित्र में नकल की परतें उकेरी, उसी दिन दरबार में तुम्हारे जैसी समझ वाला एक और व्यक्ति प्रवेश कर चुका था। उसने मेरे ग्रंथ से बुद्धि का प्रतिबिंब चुरा लिया। अकबर बोले, प्रतिबिंब? क्या मतलब? अनुलोम बोला, मेरे पास एक विशेष पृष्ठ था, जिस पर जो भी लगातार 3 दिन अपनी छाया देखता, उसकी बुद्धि, तर्क और व्यवहार उस कागज में नकल हो जाते थे। किसी ने चोरी से उसमें बीरबल की छवि भर दी। बीरबल बोले, तो इसका मतलब यह दूसरा बीरबल? दूसरा बीरबल मुस्कराया। मैं नकली नहीं हूं, बीरबल हूं। बस आधिकारिक नहीं। अब पहेली और उलझ गई। बुद्धि की परीक्षा। अकबर ने आदेश दिया, अगर तुम दोनों बीरबल हो तो साबित करो। और तभी बीरबल ने कहा, शर्त यह होनी चाहिए, जो गलत साबित हो वह दरबार से सदा के लिए निष्कासित होगा। दूसरा बीरबल बोला, मंजूर है। बीरबल ने 3 प्रश्न रखे। 1. यदि कोई सत्य को छिपा ले तो उसे कैसे उजागर किया जाए? दूसरा बोला, उसे छुपाने दो, सत्य की लपटें उसे खुद जलाएंगी। 2. जब खुद पर ही संदेह हो तो न्याय कैसे करोगे? दूसरा बोला, तब न्याय नहीं, मौन ही उपाय है। 3. अगर खुद का प्रतिबिंब झूठ बोलने लगे तो क्या करोगे? दूसरा बोला, मैं उसी झूठ को इतना सच बनाऊंगा कि वह खुद असहज हो जाए। दरबार शांत। अकबर बोले, ये उत्तर तो दोनों ही दे सकते हैं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, लेकिन फर्क वहां है जहां मौन और उत्तर के बीच नियत का फर्क आता है। और तभी बीरबल ने किया आखिरी प्रयोग। बीरबल का अंतिम दांव। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, मुझे एक पृष्ठ दीजिए उस ग्रंथ का जिस पर प्रतिबिंब उभारा गया। बीरबल ने वह पृष्ठ लिया और अपनी परछाई उसमें देखने लगा। 2 दिन तक वह किसी से नहीं मिला, दरबार नहीं गया। तीसरे दिन वह लौटा और अब 3 बीरबल दरबार में थे। हर कोई चौंका। अकबर बोले, ये क्या हो रहा है? बीरबल बोले, अब फैसला केवल अक्ल से नहीं, अनुभव से होगा। पूरे दरबार को तीनों बीरबलों से सवाल पूछने होंगे। हर सवाल पर जवाब दिए जाएंगे, लेकिन उत्तर वही सही होगा जो दिल को छू जाए। क्योंकि बीरबल दिमाग से नहीं, दिल और ईमानदारी से भी काम करता है। अंतिम निर्णय। पूरे सप्ताह तीनों बीरबलों से सवाल किए गए। तीनों बुद्धिमान, चतुर, मजाकिया और तार्किक थे। लेकिन दरबार के बुजुर्ग हकीम साहब ने अंत में कहा, सिर्फ एक बीरबल ऐसा था जो मेरी आंखों में देखकर जवाब देता था। बाकी 2 मेरी आंखों के पार देख रहे थे। अकबर ने तुरंत पूछा, कौन? हकीम साहब ने उस बीरबल की ओर इशारा किया जो सबसे शांत था और जिस पर सबसे कम लोगों ने शक किया था। अकबर ने फैसला सुनाया, सिर्फ वही रहेगा जो संवेदना से सोचता है, न कि केवल चतुराई से। अनुलोम का अंत। अनुलोम ने हाथ जोड़ लिए, मुझे क्षमा करें जहांपना। मेरी विद्या अब से केवल पुस्तकों में रहेगी, दरबार में नहीं। बीरबल ने कहा, तुमने जो किया वह प्रयोग था। लेकिन अगर प्रयोग से भ्रम पैदा हो तो वह ज्ञान नहीं, आसुरी चतुराई कहलाती है। अंतिम दृश्य। बीरबल ने वह ग्रंथ अंतिम बार खोला। उसमें अब केवल एक वाक्य चमक रहा था, जो खुद को भूल जाए वही सबसे बड़ा अभिनय करता है। अकबर ने पूछा, अब हम इस अध्याय को समाप्त समझें? बीरबल बोले, हाँ जहांपनाह,
लेकिन केवल इस अध्याय को, क्योंकि कुछ नकाब अभी भी उतरे नहीं हैं। समाप्त। अगली कहानी बीरबल और ज़हर का प्रमाण पत्र। बात उन दिनों की है जब एक अजीब आदमी दरबार में आया। उसका चेहरा सूखा हुआ था, आंखें किसी मदहोशी से भरी थीं और गले में सांप की खाल से बनी माला लटक रही थी। जहां पनाह, उसने झुककर कहा, मैं हूं आचार्य विश्वनायक। मैं मां प्रकृति के विषयों का अधिकारी हूं। मेरी औषधियां ज़हर से शुरू होकर जीवन तक जाती हैं। अकबर ने आंखें तरेरी, ज़हर? और तुम चाहते क्या हो दरबार से? मुझे ज़हर के लिए एक प्रमाण पत्र चाहिए, बादशाह का आधिकारिक आदेश कि मेरे बनाए गए विष वैध हैं, ताकि लोग मुझ पर भरोसा करें, मेरे केंद्र में आए, मेरे विष निवारक योग अपनाएं। दरबार में हंसी छूट गई। बीरबल उठ खड़े हुए, तो तुम यह चाहते हो कि जहांपनाह तुम्हारे ज़हर को राजकीय मान्यता दें? हाँ, क्योंकि मेरी दवाओं में ज़हर का अंश है और असर भी। अकबर मुस्कराए, बीरबल, इसका कुछ करो। बीरबल बोले, कहते हैं कि सबूत से बड़ा कुछ नहीं होता। हम इन्हें एक परीक्षण के लिए बुलाएंगे। विष परीक्षण। पहला दिन। बीरबल ने 3 कटोरियां मंगवाईं। हर कटोरी में पानी जैसा दिखने वाला एक तरल था। इनमें से एक में है तुम्हारा विष, एक में है नींबू रस और एक में है सिर्फ पानी। अगर तुम वाकई विशेषज्ञ हो तो बिना चखे, बिना सूंघे, केवल देखकर बता दो कौन सा तुम्हारा ज़हर है। आचार्य विश्वनायक ने आंखें बंद कीं, कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर पहली कटोरी की ओर इशारा किया, यही मेरा विष है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यह तो पानी था। दरबार में ठहाके लगे, लेकिन विश्वनायक शांत रहा, मेरी इंद्रियां आज थकी हुई हैं, कल फिर प्रयास करूंगा। विष परीक्षण। दूसरा दिन। इस बार बीरबल ने 5 पात्र रखे। आज हर पात्र में वही तरल है जो तुमने हमें दिया, परंतु हर पात्र एक अलग समय पर बना है। अगर तुम सच में ज्ञानी हो तो यह बता दो, इनमें से कौन सा ताजा बना है और कौन सा 1 सप्ताह पुराना। विश्वनायक ने एक बार फिर मंत्र पढ़े। इस बार उसने 2 पात्रों को अलग किया। बीरबल बोले, तुमने जिन 2 को ताजा कहा, वे असल में 10 दिन पुराने हैं। ताजा वाला तो वह था जिसमें हमने थोड़ी सी तुलसी डाल दी थी, पर तुम्हारा ध्यान वहां नहीं गया। विश्वनायक अब कुछ बेचैन दिखे। अकबर बोले, बीरबल, यह प्रमाण पत्र पाने लायक नहीं लगता। लेकिन बीरबल बोले, रुको हुजूर, इसका असली इम्तिहान अभी बाकी है। एक विषभोज। तीसरा दिन। बीरबल ने घोषणा की, अब दरबार में एक भोज होगा। आचार्य विश्वनायक स्वयं उस भोज को तैयार करेंगे। वह दावा करते हैं कि उनके बनाए विष में औषधीय मात्रा का संयोजन होता है। तो हम उन्हें मौका देंगे, हमें ऐसा व्यंजन दें जो ज़हरयुक्त हो, लेकिन खाने लायक। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर बोले, तुम पागल हो गए हो बीरबल? बीरबल बोले, जहांपनाह, भोजन मैं स्वयं लूंगा। यदि मुझे कुछ हुआ तो आचार्य दोषी होंगे, यदि कुछ न हुआ तो उन्हें प्रमाण पत्र मिलेगा। भोज का दिन। आचार्य विश्वनायक ने एक विशेष हलवा बनाया। उसका रंग हल्का हरा था। उसमें पुदीना, जड़ी बूटियां और एक बूंद हल्के विष का संयोजन था, जैसा कि उन्होंने कहा। बीरबल ने पहला कौर लिया, फिर दूसरा, फिर पूरा कटोरा खाली कर दिया। सन्नाटा। बीरबल की आंखें कुछ पल के लिए झपकीं, फिर वे खड़े हुए। स्वाद अद्भुत था और अब तक कोई असर नहीं। लगता है आचार्य सही कह रहे थे। दरबार में कुड़कुड़ाहट हुई, लोग कानाफूसी करने लगे। लेकिन तभी
बीरबल गिर पड़े। बीरबल ने एक कराह भरी, उनकी कमर झुकी और वे सीधा जमीन पर गिर पड़े। अकबर घबरा गए। बीरबल। आचार्य विश्वनायक ने खुद भी अपनी नाड़ी पकड़ ली। यह नहीं हो सकता, मेरे ज़हर में इतनी ताकत नहीं। हकीमों को बुलाया गया। बीरबल की नब्ज धीमी थी, आंखें बंद थीं, कुछ भी नहीं बोल रहे थे। तभी हकीम ने कहा, इनके शरीर में हल्के ज़हर के लक्षण हैं। बहुत कम मात्रा है, लेकिन असर साफ है। अकबर चीख पड़े, आचार्य, तुम्हारा प्रमाण पत्र अब तुम्हें कैद में दिलवाएगा। आचार्य विश्वनायक घबरा गए। जहांपना, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बीरबल की वापसी। अचानक जमीन पर लेटे बीरबल उठ बैठे। क्या हुआ जहांपना? हलवा तो अच्छा था। अकबर और पूरी सभा अवाक। बीरबल ने हंसते हुए कहा, मैंने हकीम से पहले ही बात कर ली थी और विषभोज से पहले एक प्राचीन मिश्रण पी लिया था, नागकेशर, सेंधा नमक और गौघृत का। उससे विष निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए मैं बचा रहा और हमें पता चला कि जहर सच में था। आचार्य घबरा गए। लेकिन आपने कहा था। मैंने कहा था मुझे कुछ हुआ तो आप दोषी होंगे। हुआ कुछ नहीं, पर हुआ सब कुछ, क्योंकि आप तो जहर मिला ही बैठे थे। अदालत में सुनवाई। अकबर ने आदेश दिया, इस व्यक्ति को बंदी बनाया जाए। आचार्य विश्वनायक गिड़गिड़ाने लगे, मैं सिर्फ अपनी विद्या का प्रचार करना चाहता था। मैंने बीरबल को मारने की कोशिश नहीं की। बीरबल बोले, हाँ, तुमने नहीं की, लेकिन जहर ने की। और दरबार में वो विद्या जो सीमा पार कर जाए, वो विध्वंस बन जाती है। अकबर बोले, और अगर बीरबल ने उपाय न किया होता? बीरबल हंसे, तब ये कहानी यहां पूरी हो जाती, जहांपना। लेकिन यहीं नहीं रुकी कहानी। बीरबल ने कुछ कागज दरबार में फैलाए। ये देखिए, इन कागजों पर आचार्य ने और भी प्रमाण पत्र बनाए थे, कुछ धातुओं को पीने योग्य बताने के, कुछ जहरीले पौधों को आरोग्य शास्त्र के नाम पर बेचने के। कोई है जो इस खेल में उसके साथ है? अकबर उठ खड़े हुए, कौन? नाम लो बीरबल। बीरबल बोले, नाम अभी नहीं है, लेकिन सुराग है। और अगली बार जब दरबार में एक पंडित आएगा जो दावा करेगा कि वह सांपों की भाषा समझता है, वही हमें अगले अध्याय तक ले जाएगा। बीरबल और सांपों की सभा। बात उन दिनों की है जब आचार्य विश्वनायक का जहरीला षड्यंत्र दरबार में उजागर हो चुका था। उसे कारागार में डाल दिया गया, लेकिन बीरबल को पूरा यकीन था कि उसकी पीठ पीछे कोई और ताकत काम कर रही है। और ठीक एक सप्ताह बाद सुबह सुबह दरबार के मुख्य द्वार पर फिर हलचल मची, इस बार एक नई शक्ल के साथ, एक नई चाल के साथ। रहस्यमय आगंतुक। एक लंबी जटाओं वाला गेरुआ वस्त्रधारी पंडित हाथ में एक लंबा बीन जैसा वाद्य लेकर आया। उसकी आंखें भीतर कहीं गहराई में डूबी हुई थीं। उसने घुंघराले बालों में नीले फूल खोसे थे और गले में ढेर सारे चरममनियों की मालाएं लटक रही थीं। मैं हूं पंडित नागेश्वर भारद्वाज, उसने उच्च स्वर में कहा। मुझे नागों की वाणी समझ आती है। वे मुझे बताते हैं कि इस दरबार में अभी भी विष फैला हुआ है और असली जहर आचार्य विश्वनायक नहीं, कोई और है। अकबर चौंके। बीरबल मुस्कराए। तो तुम कहते हो कि सांप तुमसे बातें करते हैं? बीरबल ने पूछा। हाँ, और वे मेरे लिए राज भी खोलते हैं। पंडित बोला, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं कल रात महल के बगीचे में नाग संवाद करूंगा। मेरे साथ सैकड़ों सांप इकट्ठा होंगे और वे बताएंगे कि इस दरबार में कौन धोखा दे रहा है। अकबर ने तुरंत हामी भर दी।
नाग संवाद की रात्रि। दरबार के बाग में चारों ओर दीपक जलाए गए। बीच में एक मंच बनाया गया जहां पंडित नागेश्वर विराजे। उनके इशारे पर 4 चेलों ने टोकरी से दर्जनों सांप निकाले, कुछ काले, कुछ हरे, कुछ इतने मोटे कि किसी की सांस अटक जाए। पंडित ने अपनी बीन उठाई और विचित्र धुन बजानी शुरू की। सांप धीरे धीरे खड़े हुए, जैसे कोई मंत्रविद्ध नाटक शुरू हो रहा हो। कुछ ही देर में उसने आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, हे नागराज, बताओ हमें कि इस दरबार में अब भी कौन विष फैला रहा है। अचानक 3 सांप मंच के किनारे सरकने लगे। उन्होंने धीरे धीरे एक कोने की ओर रुख किया जहां बीरबल खड़े थे। दरबारियों में सनसनी फैल गई। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या मतलब है इसका? बीरबल हंसे, इसका मतलब है कि ये सांप बीन के पीछे नहीं, मछली के तेल के पीछे भागे हैं। क्योंकि मैंने जानबूझकर अपनी पगड़ी में मछली का थोड़ा अंश रगड़ दिया था ताकि हमें पता चले कि यह नाग संवाद असली है या नाटक। सन्नाटा छा गया। बीरबल की चाल। बीरबल ने एक सिपाही को इशारा किया। वह दौड़कर आया और उसके हाथ में था एक बीन जैसी दूसरी वस्तु। पंडित नागेश्वर, बीरबल गरजे, क्या तुम्हें यह वाद्ययंत्र पहचान में आता है? पंडित की आंखों में डर उतर आया। यह वही बीन है जो दिल्ली के नाचबाजों के मेले में बेची जाती है। इसकी धुन पर कोई भी सांप गर्दन हिला सकता है। और ये सांप, ये विषहीन नाग हैं जिन्हें तुमने काबुल के एक व्यापारी से खरीदा था। हाँ, हमें सब पता है। अकबर बोले, तो यह सब ढकोसला था। सिर्फ इतना नहीं, बीरबल बोले, बल्कि यह नागेश्वर असल में आचार्य विश्वनायक का चेला है और इसे भेजा गया था अदालत में भ्रम फैलाने के लिए। पर यह भूल गया कि सांप तो जहर रखते हैं लेकिन झूठ नहीं बोलते, और दरबार के सामने जब सच्चाई आती है तो फन फैलाने वालों का सिर कट जाता है। गुप्त मंत्र और चिट्ठियां। बीरबल ने एक और दस्तावेज दरबार में पेश किया, एक पत्र जो पंडित नागेश्वर के कमरबंद से मिला था। उसमें लिखा था, पंडित, तुम्हारे आगमन के साथ ही दरबार की दिशा मोड़नी है। बीरबल को लोगों की नजरों में गिराना है। यदि सफल हुए तो हमारा तीसरा चरण शुरू किया जाएगा, मंत्रा योजना। अकबर ने पूछा, यह तीसरा चरण क्या है बीरबल? बीरबल बोले, मंत्रा योजना। कुछ तो बड़ा पक रहा है। पहले जहर का प्रमाण पत्र, फिर सांपों की सभा, और अब यह रहस्यमय योजना। कुछ दरबारी इस षड्यंत्र में शामिल हो सकते हैं। हमें अभी तक असली सूत्रधार का पता नहीं है। अंतिम न्याय। पंडित नागेश्वर ने भागने की कोशिश की, लेकिन 2 सिपाहियों ने उसे दबोच लिया। अकबर ने आदेश दिया, इसे तुरंत जेल में डालो और 3 दिन में मंत्रा योजना से जुड़ी सारी जानकारी दरबार में पेश की जाए। बीरबल बोले, और जहांपनाह, इस बीच मैं खुद छानबीन करूंगा, क्योंकि मंत्रा शब्द हमें प्राचीन इतिहास की ओर भी ले जाता है जहां एक सलाहकार ने पूरा साम्राज्य डगमगा दिया था। अकबर बोले, तो क्या इस बार भी दरबार के भीतर ही कोई है जो दुश्मनों से मिला हुआ है? बीरबल की आंखों में चमक आई, यह तो अब एक और सभा में ही पता चलेगा। बीरबल और मंत्रा योजना का पर्दाफाश। बात उन दिनों की है जब आचार्य विश्वनायक और उसके चेले पंडित नागेश्वर को दरबार में अपनी चालाकियों समेत रंगे हाथों पकड़ा गया। पर बीरबल को अब भी चैन नहीं था। जिस पत्र में मंत्रा योजना का उल्लेख था वह केवल एक संकेत था, गहराई कहीं और थी। गुप्त खोज और एक रहस्यमयी मुहर। बीरबल ने अगले 3 दिन किसी को बिना बताए कई पुराने दस्तावेज खंगाले। उसने दरबार के रसोई घर, पुस्तकालय और जेल के पुराने रजिस्टर तक छान मारे।
अंत में आचार्य विश्वनायक की कोठरी की सफाई में एक छोटा संदूक मिला और उसमें एक मोम की मुहर, जिस पर अंकित था चंद्रवीर समाज। बीरबल को यह नाम जाना पहचाना लगा। वह सीधे अकबर के पास पहुंचे। जहां पनाह, यह केवल कोई सीक्रेट संस्था नहीं, बल्कि कुछ दरबारियों की मिलीभगत वाला षड्यंत्र है। इसका नाम है मंत्रा योजना। इसका मकसद है बीरबल को दरबार से हटाना और मुगल दरबार में भ्रम फैलाकर किसी अन्य गुट को काबिज करना। अकबर की आंखें सिकुड़ गईं। क्या तुम्हारे पास कोई और प्रमाण है? बीरबल बोले, सिर्फ प्रमाण ही नहीं, अब नाम भी हैं। जब दरबारी बने मुखबिर। बीरबल ने दरबारियों से बारी बारी बात की और एक बूढ़े कर्मचारी ने डरते डरते कहा, हुजूर, कुछ समय पहले कुछ लोग अकबर बादशाह के दस्तखत चुराने का प्रयास कर रहे थे। वे दावा करते थे कि वे एक सामाजिक सुधार समिति के सदस्य हैं, पर असल में वे चंद्रवीर समाज के लिए दस्तावेज तैयार कर रहे थे। बीरबल ने उसी बूढ़े को एक गुप्त पत्र के साथ चंद्रवीर समाज के अड्डे पर भेजा, जो शहर के बाहर एक पुराने हुक्का बैठक के नीचे चलता था। उस पत्र में लिखा था, बीरबल को हटा दिया गया है। अगला आदेश क्या है? उत्तर आया, अब योजना पूरी करो। दरबार में हमारे लोग हैं। हकीम अजहर, वजीर कासिम और इतिहासविद अलीम इस गुट में हैं। बीरबल ने पत्र अकबर को सौंपा। दरबार में अंतिम सुनवाई। अगली सुबह दरबार में तीनों को बुलाया गया। वजीर कासिम ने पहले तो बात घुमाने की कोशिश की, पर बीरबल ने दस्तावेजों और गवाहों की वर्षा कर दी। हकीम अजहर फूट फूट कर रो पड़ा, हमें सिर्फ लालच दिया गया था बीरबल साहब। चंद्रवीर समाज के लोगों ने कहा था कि आप हट जाएंगे और हम उच्च पदों पर बैठेंगे। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, दरबार के विश्वासघात का दंड भी दरबारी ही तय करेंगे। बीरबल बोले, मैं क्षमा का पक्षधर हूं, जहां पश्चाताप हो, पर इस समाज को खत्म करना आवश्यक है। अंत का न्याय। आदेश हुआ कि चंद्रवीर समाज पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए। उसके सभी सदस्यों की जांच हो और जो भी षड्यंत्र में शामिल हो उसे दंड मिले। पंडित नागेश्वर और आचार्य विश्वनायक को आजीवन कारावास की सजा मिली। वजीर कासिम और हकीम अजहर को दरबार से निष्कासित कर दिया गया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह जहर बाहर से नहीं आया था, यह भीतर ही पल रहा था। पर आपने जो विश्वास रखा वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अकबर मुस्कराए, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने फिर दरबार को बचा लिया। अब कोई और मंत्रा, कोई और नाग, कोई और झूठ इस दरबार को नहीं डिगा सकता। और अंततः दरबार सामान्य हो गया। बीरबल ने मुस्कराते हुए अपने गुलाब के पौधों की ओर रुख किया और अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, अब अगली बार तुमसे एक सवाल पूछूंगा, इतना कठिन कि चंद्रवीर समाज भी शर्मा जाए। बीरबल ने पलटकर कहा, जहां पनाह, जवाब वही देगा जो हर बार देता है आप ही का दरबारी। समाप्त। अगली कहानी, बीरबल और जलेबी बेचने वाला जासूस। बात उन दिनों की है जब बादशाह अकबर ने तय किया कि अब हर सुबह वह आम जनता के बीच समय बिताया करेंगे। उनका मानना था कि राजपाट केवल महल की दीवारों से नहीं, लोगों की बातों से भी चलता है। एक सवेरे जैसे ही बादशाह भेष बदलकर जामा मस्जिद के पास पहुंचे, उनकी नजर पड़ी एक बूढ़े जलेबी वाले पर। वह बहुत सधे अंदाज में एक छोटे ठेले पर मसालेदार खुशबू के साथ जलेबियां तल रहा था और हर ग्राहक से कुछ न कुछ पूछता जा रहा था। कहां से आ रहे हो मालिक? बाजार में आज क्या चर्चा है? कौन दरबारी सबसे ताकतवर माना जाता है? बादशाह को उस जलेबी वाले की बातें कुछ ज्यादा ही सूझबूझ भरी लगीं।
अगले ही दिन दरबार में उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे लगता है जामा मस्जिद के पास का वह जलेबी वाला कोई मामूली बूढ़ा नहीं है। वह जैसे सूचनाएं इकट्ठा कर रहा हो। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, जलेबी में भले ही रस होता हो, पर उसके पीछे क्या पक रहा है, मैं पता लगाकर लाता हूं। बीरबल की पहली चाल। अगले दिन बीरबल ने एक गवार व्यापारी का भेष धारण किया। उसने गले में नकली मोतियों की माला पहन ली, आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ा लिया और हाथ में एक कागजी बही रख ली। वह सीधे जलेबी वाले की दुकान पर पहुंचा। ए मियां, 2 आने की जलेबी तौल दो, पर मीठी होनी चाहिए, नहीं तो मैं महल में शिकायत कर दूंगा। जलेबी वाला मुस्कराया। बाबा, महल में शिकायत कर दोगे? क्या वहां तुम्हारा कोई जानकार है? बीरबल ने झूठी अकड़ से कहा, जानकार? अरे बीरबल मेरा साला है। जलेबी वाला थोड़ा चौकन्ना हुआ, पर तुरंत मुस्कुराकर बोला, तो फिर तो आपसे डरना चाहिए। लीजिए, 2 आने की नहीं, पूरे 4 आने की जलेबी ले जाइए और मेरे बारे में साले साहब से अच्छा बोलिएगा। बीरबल समझ गया, यह आदमी न केवल बातूनी है, बल्कि हर ग्राहक की बातों से कुछ न कुछ खंगालता है। मिर्ची वाली जलेबी और एक पर्ची। तीसरे दिन बीरबल ने अपनी अगली चाल चली। उसने शहर के नंदलाल हलवाई से कुछ मिर्ची मिले आटे की जलेबियां बनवाईं और अपने गुप्तचर से कहा कि वह उन्हीं मिर्ची जलेबियों को इस बूढ़े की दुकान पर चुपचाप मिला दे। कुछ ही देर में जलेबी वाले ने ज्यों ही पहली जलेबी चखी, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अरे बाप रे, ये कैसी जलेबी, जैसे नागिन ने डस लिया हो। वह तुरंत दुकान का सारा सामान समेटकर भाग खड़ा हुआ। बीरबल उसके पीछे पीछे गया और देखा कि वह एक संकरी गली में घुसा और एक पुरानी हवेली के तहखाने में उतर गया। गौर करें, यह तहखाना केवल एक गली के मोड़ पर बने कमरे को कहा गया है, न कि कोई रहस्यमयी भूमिगत स्थान। बीरबल दबे पांव पहुंचे तो देखा कि वहां कई लोग बैठे हैं। वे नगर के अलग अलग हिस्सों से खबरें लिख रहे थे। एक बूढ़ा आदमी, जो वही जलेबी वाला था, एक बड़ी पुस्तक में नाम और सूचनाएं दर्ज कर रहा था। उसके पास एक पर्ची थी जिस पर लिखा था, गली नंबर 5, वैद्य रामनारायण, हर रात कागज के थैलों में कुछ भेजते हैं। एक संदिग्ध दरबारी अक्सर आता है। बीरबल के लिए यह चौंकाने वाला था। दरबार में पहली परत खुलती है। अगले ही दिन बीरबल ने अकबर को पूरी बात बताई। जहां पनाह, यह बूढ़ा एक जासूसी नेटवर्क चलाता है। वह हर गली, हर दुकान से खबरें इकट्ठा करता है। यह नेटवर्क अब वैद्य रामनारायण के इर्द गिर्द घूम रहा है, जो दरबार के लिए औषधियां बनाता है। अकबर बोले, लेकिन जलेबी बेचते हुए कौन सोच सकता है कि यह आदमी इतना गहरा खेल खेल रहा है। बीरबल ने सिर हिलाया, यही उसकी ताकत है। वह किसी के शक के दायरे में नहीं आता। वैद्य की औषधियां विष। 2 दिन बाद बीरबल ने योजना बनाई। वैद्य रामनारायण के पास से औषधियों के 3 थैले मंगवाए गए। एक थैले में एक विचित्र सी गंध आ रही थी। शाही रासायनिक विश्लेषक से जांच करवाई गई, परिणाम आया, यह औषधि नहीं बल्कि चेतनाशून्यता उत्पन्न करने वाला रसायन है, किसी को कुछ समय के लिए बेसुध कर सकता है। बीरबल ने तत्काल समझा, यह षड्यंत्र था किसी बड़े दरबारी को निशाना बनाने का। साजिश की कड़ी जुड़ती है। एक और गुप्तचर ने खबर दी, दरबार का एक दरबारी, मीर साहब, रात को गुपचुप वैद्य से मिलते हैं। उनकी मुलाकातों का मकसद था बादशाह की औषधियों में यह रसायन मिलाना, जिससे वह बीमार हो और सिंहासन पर बैठने की तैयारी की जा सके। अकबर हैरान रह गए। बीरबल बोले, जहां पनाह,
सारा खेल शुरू हुआ एक जलेबी वाले से। उसकी सूचनाएं इतनी सटीक थीं कि हमें षड्यंत्र की जड़ें तक पहुंचने में देर नहीं लगी। बीरबल की अंतिम चाल। बीरबल ने वैद्य के पास संदेश भिजवाया। रसायन काम कर गया। बादशाह अब कमजोर हो गए हैं। योजना का दूसरा चरण कब शुरू करें? उधर से जवाब आया, 3 दिन बाद दरबार में गड़बड़ी मचानी है। मीर साहब तब अपने गुट के साथ कार्यवाही करेंगे। बीरबल ने अकबर को सब बता दिया और कहा, जहांपनाह 3 दिन बाद आप शिकार पर जाएं और लौटकर दरबार में अचानक प्रवेश करें। मैं सारा खेल खुलवा दूंगा। योजना पर अमल। 3 दिन बाद दरबार में अकबर की अनुपस्थिति के बहाने मीर साहब ने अफवाह फैलानी शुरू की। बादशाह बहुत बीमार हैं। अब दरबार को नई दिशा चाहिए। ठीक उसी समय बीरबल ने वैद्य रामनारायण को दरबार में बुलवाया और बोला, इन रसायनों की बोतलें पहचानते हो? वैद्य घबरा गया। तभी पीछे से बादशाह अकबर का प्रवेश हुआ। मीर साहब के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। बीरबल और राजगद्दी का षड्यंत्र। दरबार में जैसे ही अकबर ने अचानक प्रवेश किया, पूरा माहौल सन्नाटे में बदल गया। मीर साहब जो अब तक गरजते हुए सत्ता के लिए समर्थन मांग रहे थे, उनकी आवाज अचानक कांपने लगी। बीरबल ने चुपचाप वैद्य रामनारायण की ओर इशारा किया। 2 सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। वैद्य कांपते हुए बोला, हुजूर, हम सब मोहरे हैं। असली खिलाड़ी कोई और है। बादशाह ने कठोर स्वर में पूछा, कौन है वह असली खिलाड़ी? वैद्य ने डरते डरते एक नाम लिया, सलीम बेग, गुजरात के सूबेदार। पूरा दरबार चौंक उठा। परतें खुलने लगीं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मीर साहब और वैद्य रामनारायण के बीच जो पत्राचार हुआ, वह सलीम बेग के गुप्तचर केंद्र से भेजा गया था। दरअसल सलीम बेग दरबार में अपने गुट को स्थापित करना चाहता था। बीरबल ने वो सारी चिट्ठियां पेश कीं जो उन्होंने और उनके गुप्तचरों ने पकड़ी थीं। उनमें साफ लिखा था, दरबार की हर खबर बूढ़े जलेबी वाले के माध्यम से हमारे पास पहुंचती रहे। जब राजा बीमार हो, मीर साहब को नामित किया जाए। इसके बाद मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। अब दरबारियों को समझ में आया कि यह षड्यंत्र सिर्फ सत्ता पाने की भूख नहीं थी, यह एक जटिल साजिश थी जिसमें राज्य को भीतर से खोखला किया जा रहा था। मीर साहब की हार। बीरबल ने दरबार में सबके सामने मीर साहब से कहा, हुजूर, सत्ता पाने की आकांक्षा यदि छल से भरी हो तो वह राज नहीं, राजद्रोह कहलाती है। आपने अपने राजा की बीमारी की प्रार्थना की, क्या यह राजभक्ति है? मीर साहब गिड़गिड़ाने लगे। माफ कर दीजिए बीरबल साहब, मैं भटक गया था। मुझे लालच ने अंधा कर दिया। बादशाह अकबर ने गरजकर कहा, जिसे गद्दी का लालच हो, उसे गद्दी के आसपास रहने लायक नहीं समझा जाता। मीर साहब को राज्यद्रोह का दोषी मानते हुए दरबार से निष्कासित कर दिया गया और उसका सारा संपत्ति जब्त करने का हुक्म हुआ। वैद्य रामनारायण को जीवन भर नगर से बाहर रहने का आदेश दिया गया ताकि वह फिर किसी षड्यंत्र का हिस्सा न बन सके। बूढ़ा जलेबी वाला कौन निकला? बीरबल ने सबसे अंत में दरबार में बुलवाया जलेबी बेचने वाले उस बूढ़े को। अकबर ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, तू कौन है और क्यों ये सब सूचनाएं इकट्ठा करता था? बूढ़ा मुस्कराया और बोला, हुजूर, मैं सलीम बेग के गुप्तचर संगठन का सदस्य था, लेकिन जब मैंने देखा कि यह योजना केवल सत्ता हथियाने की नहीं बल्कि बादशाह को समाप्त करने की है, तब मैंने दोहरी चाल चलनी शुरू की। मैं बीरबल साहब तक सूचनाएं धीरे धीरे पहुंचाने लगा। बीरबल मुस्कराए।
जहां पनाह यह आदमी जासूस तो था, पर अंततः इसकी निष्ठा सच्चाई की तरफ मुड़ गई। इसे अपराधी नहीं, गवाह मानना चाहिए। अकबर ने सिर हिलाया। तुम्हारा अपराध क्षमा किया जाता है, लेकिन अब से तुम दरबार के लिए काम करोगे ईमानदारी से। अंतिम संवाद। दरबार सामान्य हो चला था। बीरबल से अकबर ने कहा, बीरबल, जलेबी बेचने वाले जासूस की कहानी जैसी मैंने कभी न सुनी न सोची। तुम्हारी चतुराई ने न केवल षड्यंत्र को रोका, बल्कि असली खिलाड़ी को बेनकाब भी कर दिया। बीरबल ने मुस्कराकर उत्तर दिया, जहां पनाह, राजनीति में सबसे खतरनाक मिठाई वही होती है जो जलेबी जैसी दिखती है, पर भीतर से जहर होती है। अकबर हंस पड़े। समाप्त। अगली कहानी। बीरबल और उड़ता हुआ तोता। बात उन दिनों की है जब बादशाह अकबर को पक्षियों से अजीब लगाव हो चला था। दरबार में अब भालुओं और हाथियों की बजाय तोते, मैना, बुलबुल और कबूतरों की चर्चा ज्यादा होती थी। एक दिन मलकाए हिंद बेगम ने बादशाह को एक तोहफा भिजवाया, एक सुंदर हरा तोता जिसकी चोंच सुनहरी थी और जो इंसानी आवाज की नकल कर सकता था। उस दिन से वह तोता महल का लाडला बन गया। लेकिन एक सुबह तोता अचानक गायब हो गया। तोता गायब और दरबार में हड़कंप। बादशाह गुस्से से पागल हो गए। मेरा तोता कहाँ गया? ये महल है या सर्कस? अगर किसी ने उस तोते को चुराया है तो समझ लो उसका सिर धड़ से अलग। बीरबल को बुलाया गया। वह शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, चोर कोई अंदर का आदमी ही होगा, क्योंकि महल के तो सभी दरवाजे हर समय सैनिकों की निगरानी में रहते हैं। बादशाह अकबर बोले, तो फिर आज ही दरबार में हर किसी से सवाल जवाब होगा। और याद रखना, जो झूठ बोलेगा उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तोता छुपा दरबारी। दरबारियों की तलाशी शुरू हुई। सबके कक्ष खंगाले गए, पर तोते का कोई पता न चला। तब बीरबल ने चाल चली, जहां पनाह, क्यों न हम कुछ अलग सोचें। अगर चोर को पता हो कि तोते के उड़ जाने का आरोप किसी और पर लग रहा है तो वह निश्चिंत हो जाएगा। अकबर मुस्कराए। तो मतलब एक चारा बिछाया जाए? बीरबल बोले, जी। आज शाम हम दरबार में घोषणा करें कि एक नया तोता लाया गया है जो पुराने तोते से भी अधिक होशियार है, और अब वह सच्चाई उगल सकता है। तोते की भविष्यवाणी। अगले दिन दरबार में एक पिंजरा लाया गया। उसमें एक नकली तोता बैठा था जो बोलता नहीं था। बीरबल ने सब दरबारियों से कहा, यह विशेष तोता सच्चे आदमी को देखकर चुप रहता है और चोर को देखकर चिल्लाता है। हर दरबारी पिंजरे के सामने से गुजरा। कोई बोला, बहुत सुंदर है। कोई बोला, माशा अल्लाह, ये तो चमत्कारी तोता है। लेकिन जब एक दरबारी, नाम था ख्वाजा रहीमुल्ला, पिंजरे के सामने आया तो तोता चुपचाप रह गया। बीरबल मुस्कराए। वाह, तो अब हमें यह देखना होगा कि तोता किसके सामने चुप रहा। अकबर ने कहा, लेकिन ये तोता तो पूरे समय ही चुप रहा। बीरबल हंसे। जहां पनाह, यही तो चाल थी। जो चोर होगा वही समझेगा कि तोता उसे पहचान गया है और डरेगा। बाकी सब हंसेंगे। मैं ख्वाजा रहीमुल्ला की कनपटी पर बहता पसीना देख चुका हूं। ख्वाजा रहीमुल्ला की पोटली। बीरबल ने सैनिकों को भेजा। रहीमुल्ला के घर की गहराई से तलाशी ली गई। एक पुराने संदूक में एक बड़ा पिंजरा मिला, खाली। पास ही खिड़की से एक टूटी रस्सी लटक रही थी। संदेह पक्का हो गया, तोता उड़ चुका था। बीरबल बोले, ख्वाजा रहीमुल्ला ने तोते को चुराया और उसे अपनी पत्नी के मायके भेज दिया। अब हमें उस गांव जाना होगा जहां उसने तोते को छुपाया है। गांव की गली और बोलता हुआ खतरा।
बीरबल अपने खास गुप्तचर रघुनाथ बिस्सा के साथ उस गांव पहुंचे। वहां एक महिला अपने आंगन में बैठी थी और वहीं एक पिंजरे में तोता रखी थी। जैसे ही बीरबल पास पहुंचे, तोता चिल्लाया, बीरबल आया, बीरबल आया। बीरबल मुस्कराए। देखा जहांपनाह, ये वही तोता है और इसकी याददाश्त भी कमाल की है। महिला ने तुरंत सब स्वीकार किया। उसने बताया कि ख्वाजा रहीमुल्ला ने उसे कहा था, तोते को कुछ दिन अपने पास रखो, महल में बवाल है। वापसी और नया हंगामा। तोता वापस महल लाया गया। बादशाह अकबर फूले नहीं समाए। लेकिन उसी रात तोता अचानक उड़ गया। फिर से। इस बार ना कोई पिंजरा टूटा, ना कोई रस्सी कटी, और अगले ही दिन एक रहस्यमयी पत्र मिला। तोता मेरे पास है। अगर बीरबल में हिम्मत है तो मुझे ढूंढकर दिखाए। ताजिर ए रहस्य। अकबर के होश उड़ गए। बीरबल के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैली। तो खेल अब शुरू हुआ है जहांपना। अब तोता बहाना है, निशाना दरबार है। तोते के गायब होने और ताजिर रहस्य के नाम से आई उस रहस्यमयी चिट्ठी ने दरबार को स्तब्ध कर दिया था। अकबर बादशाह के माथे पर चिंता की रेखाएं और गहरी हो गई थीं। बीरबल ने वह पत्र ध्यान से पढ़ा और मुस्कुराकर बोला, जहांपनाह, यह सिर्फ एक चिट्ठी नहीं है, यह चुनौती है और मुझे यह स्वीकार है। अकबर बोले, लेकिन बीरबल, तोता कोई साधारण पक्षी नहीं था। वो मेरी मलिका का तोहफा था और वह चिट्ठियां भी पढ़ सकता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह कोई जासूसी योजना का हिस्सा हो? बीरबल के चेहरे पर हल्का सा आश्चर्य उभरा। अगर ऐसा है जहांपनाह, तो मामला तोता नहीं, सत्ता का है। और यह कोई मामूली शख्स नहीं हो सकता। मुझे समय दीजिए, यह खेल जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। गुप्त सुराग और चाय वाला लड़का। अगली सुबह बीरबल दिल्ली के मशहूर चाय बाजार पहुंचे। वहां के एक छोटे से चायखाने में एक लड़का जाफर रोजाना एक अजीब हरकत करता था। वह चाय के प्यालों के नीचे लिफाफे छुपा कर देता था। बीरबल ने अपने गुप्तचर रघुनाथ बिस्सा को उस लड़के के पीछे लगाया। 3 दिनों की निगरानी के बाद पता चला कि वो लड़का एक व्यापारी मोहिब अल बुखारी के लिए संदेश पहुंचाता है, जो एक व्यापारी के रूप में जाना जाता है, पर असल में वही ताजिर रहस्य था। बीरबल बोले, खेल की गहराई अब सामने आने लगी है। चलिए मोहिब साहब से मिलने का समय आ गया। मोहिब अल बुखारी का रहस्य। बीरबल ने एक दिन व्यापारी बनकर बुखारी बाजार में मोहिब की दुकान पर दस्तक दी। मोहिब एक बूढ़ा, झुकी पीठ वाला व्यक्ति था, जिसकी आंखें भीतर तक चीर जाती थीं। बीरबल बोले, हुजूर, सुना है आपके पास नायाब तोते होते हैं। मेरे नवाब साहब के पास एक ऐसा तोता था जो बोलता था, खो गया है। वैसा ही चाहिए। मोहिब हंसा। जनाब, बोलने वाले तोते हर किसी के नसीब में नहीं होते, किस्मत वालों को मिलते हैं। बीरबल ने जेब से 50 अशर्फियां निकाली। मोहिब का चेहरा तन गया। ठीक है, कल रात पुराने हमाम के पीछे आइए, वहां वो तोता मिलेगा। साथ में कुछ और भी। पुराना हमाम और काली रात। अगली रात बीरबल, रघुनाथ और 2 गुप्त सैनिक पुराने हमाम पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा में सड़न और रहस्य तैर रहा था। तभी एक संदूक उन्हें दिया गया। बीरबल ने खोला और हंस पड़े। तोता अंदर बैठा था और जैसे ही उसने बीरबल को देखा, चिल्लाया, मोहिब बेग जिंदा है, मोहिब बेग जिंदा है। बीरबल चौंके। मोहिब बेग? तो मोहिब अल बुखारी असल में वही है।
जिसे एक दशक पहले गद्दारी के लिए मृत घोषित किया गया था। असली चेहरा और दरबार में भंडाफोड़। बीरबल ने मोहिब को गिरफ्तार कर दरबार में पेश किया। अकबर ने गुस्से से पूछा, क्या यह वही मोहिब बेग है जिसने बंगाल में बगावत कराई थी? मोहिब बेग जोर से हंसा। हाँ जहांपना, आपकी नजरें और आपकी तलवार दोनों ही धोखा खा गई थीं। पर बीरबल नहीं। बीरबल मेरी नींदें उड़ाने आ गया। बीरबल ने बताया कि मोहिब बेग ने वर्षों बाद ताजिर-ए-रहस्य के नाम से एक संगठन बनाया था जो दरबार में धीरे धीरे दरारें डाल रहा था। तोता उसी योजना का हिस्सा था। वह दरबार की बातें याद कर संगठन तक पहुंचाता था। बीरबल बोले, मोहिब ने तोते को उड़ाकर मुझे संदेश भेजा, पर यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह नहीं जानता था कि अब तोते भी दरबार के वफादार हैं। मोहिब का अंत और एक अनोखी सजा। अकबर बोले, मोहिब बेग को मृत्यु नहीं, अपमान की सजा दी जाएगी। वह हर रोज जामा मस्जिद के बाहर बैठकर मैं गद्दार हूं कहेगा, जब तक उसकी आत्मा टूट न जाए। मोहिब को ले जाया गया। तोते को वापस महल लाया गया। वह अब पहले से भी ज्यादा कीमती हो चुका था। बीरबल ने मुस्कराते हुए तोते से कहा, अब बहुत उड़ चुके हो हुजूर, अब थोड़ा आराम करो। तोता बोला, बीरबल जिंदाबाद। पूरे दरबार में ठहाका गूंज उठा। समाप्त।